Hello students, welcome back to your accountancy class. We are doing this chapter change in profit sharing ratio. I hope आपने previous video अच्छी तरह से देख ली है और questions भी complete कर ली हैं. Now we are going to do our next topic. जब हमने वहाँ पर points पढ़े थे कि हम जब change in profit sharing ratio होती है तो कौन कौन सी adjustments करते हैं, तब हमने सबसे पहले अपनी रेशो सीखी थी निकालनी, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो. एंड नाउ वी आर लर्निंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. ये भी पॉइंट हमने उसमें लिखा था कि हम ये एडजस्टमेंट्स करते हैं. 3rd नंबर पे हमने ये पॉइंट लिखा था अपना. इससे पहले हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी सीख लिया है. जैसे हमने गुडविल के ट्रीटमेंट में जर्नल एंट्रीज पास की थी, सेम उसी तरह से यहाँ भी हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. इस टॉपिक का जो मेन रीजन है करने का वो ये है कि हमारे बिजनेस में पूरे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते. कुछ प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस हम अपने अकाउंट्स में शो करते हैं, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में वो रहते हैं. अब अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तब इनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टॉपिक. नाउ आई हैव रिटन हियर, at the time of change in profit sharing ratio, the undistributed profit and losses and reserves may be dealt in following 2 alternative methods. हमारे पास 2 alternative methods हैं इसको करने के लिए. उन मेथड्स को करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेमोराइज करते हैं कि ये किस तरह के लॉसेज और रिजर्व्स और प्रॉफिट्स थे जिसकी हम बात कर रहे हैं. एज यू नो कि बैलेंस शीट में आपने जर्नल रिजर्व पढ़ा हुआ है पहले पिछली क्लास में, और आपने बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब बैलेंसेस ट्रांसफर किए हैं. यहाँ मैंने कुछ लिस्ट बनाई है इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स की. एंड आप देख सकते हो प्रॉफिट एंड रिजर्व्स के नीचे मैंने लिखे हैं जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस अगर आपको याद हो कि कैपिटल अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, उसी तरह से लाइबिलिटी साइड के बैलेंसेस हैं. ये सारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखे होंगे. मैंने यहाँ पर आपको इजी करने के लिए नीचे बैलेंस शीट वर्ड भी लिखा हुआ है. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये सब चीजें हमारे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखी होती हैं. एंड ऑन द अदर साइड लॉसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट. अब आप देख लो कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस जो होता है हमारा प्रॉफिट होता है. अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस गिवन होगा, दैट इज आवर लॉस. और ये बैलेंस शीट में कहां पर लिखा होगा, एसेट साइड पर. ये हमें पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में, तभी हमें इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अच्छे से समझ आएगा. अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के बारे में बता देती हूँ. जैसे जर्नल रिजर्व है, किसी जर्नल स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम फंड साइड पर रख देते हैं, उसी किसी भी काम के लिए उसको यूटिलाइज किया जा सकता है. नेक्स्ट इज रिजर्व फंड. ये भी सेम है कि हम कोई भी रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस. आई टोल्ड यू दिस इज प्रॉफिट का बैलेंस है ये. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. नाउ दिस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज, ये पूरा इलेबोरेटिव टॉपिक है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी तक हम ये समझ लेते हैं कि अगर हमने अपने वर्कर्स को जो बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हमने कुछ पैसा रिजर्व करके रख लेना है. इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का फायदा ये होगा कि अगर फ्यूचर में किसी भी वर्कर को पैसे की या कोई प्रॉब्लम आती है, कोई जरूरत पड़ती है, जैसे उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए वर्क प्लेस पे या कोई चोट लग जाए उसके, तो हम उसमें से कुछ पैसा निकालकर उस वर्कर को देते हैं. दैट इज आवर रिजर्व. एंड देन नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. ये भी हमारा इसी तरह से रिजर्व मेंटेन है, जिस नाम से ये मेंटेन है उसी काम के लिए इसको हम यूज करेंगे. जैसे इन्वेस्टमेंट्स हमने आज की डेट में अगर हमारे जिस दिन हमने इन्वेस्ट किया था पैसा किसी चीज में, दैट इज 10,000, एंड आज की डेट में उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो हम अपना वो लॉस इस रिजर्व में से पूरा कर लेंगे. देन नेक्स्ट आई हैव रिटन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. अब इसे ध्यान से समझ लो, ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा है उसका रीजन अब मैं आपको बताऊंगी. प्रोविडेंट फंड इज द फंड ऑफ एम्प्लॉयज. तो ये कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा पार्टनर्स में. ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट था, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है कि प्रोविडेंट फंड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना पार्टनर्स में. हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कर रहे हैं, तो यहां पर हम सिर्फ पार्टनर्स को देने वाले फंड के बारे में बात करेंगे. तो आई विल डिडक्ट फ्रॉम हियर दिस पॉइंट सो दैट यू कैन रिमेंबर दिस कि हमने प्रोविडेंट फंड को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट, एज यू कैन सी मैंने इसे यहां से हटा दिया. इसे याद रखने का तरीका ये सबसे बढ़िया है कि हमने आज ही इसको यहां से सीख लिया कि ये रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि ये एम्प्लॉयज का पैसा है और एम्प्लॉयज को ही दिया जाएगा. और बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं उनको सिर्फ ऊपर वाले जो फंड्स हैं यही डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे या लॉसेस वो बियर करेंगे. अब नेक्स्ट इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा था कि 2 मेथड्स हैं हमारे पास, 2 ऑल्टरनेटिव हैं. फर्स्ट इज व्हेन दीज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. अब क्या है यहाँ पर,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, मैंने एक जर्नल एंट्री पास की हुई है, रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये इन्हीं की बात कर रही हूं मैं, जो मैंने ऊपर रिजर्व्स लिखे थे। इस तरह से आपको सारे भी गिवन हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर ये सारे गिवन है तो हम इन सबको डेबिट कर देंगे, या इनमें से कुछ भी गिवन है वो डेबिट साइड पर जाएगा। देन वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज और याद रखना, हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर करंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट पढ़े थे, और यहां पर मैंने कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर हमारा अकाउंट फिक्स्ड है। तो जहां भी वर्ड में कैपिटल लिखूंगी वहां याद रखना करंट अकाउंट भी आ सकता है। द नेक्स्ट एंट्री इज, अब दूसरी साइड हमने पढ़े थे लॉसेस। अगर क्वेश्चन के अंदर लॉसेस गिवन होते, इस केस में जहां हम व्हेन दीज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जहां ये वाला केस हम कर रहे हैं, वहां हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्योंकि ये लॉस हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट में हमने अभी ऊपर देखा था क्रेडिट है। जब हम इन अकाउंट्स का ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं व्हेन दीज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब हम इनको क्लोज कर रहे हैं, तब हम इनको उल्टा कर देंगे। यानी प्रॉफिट्स गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, लाइबिलिटीज साइड पर दिए होते हैं ये सब, और हमें याद है कि हमने +1 में पढ़ा था लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब अब ये है कि अब जब क्लोज करने लगे हैं तो क्रेडिट वालों को हमें क्या करना है, डेबिट कर देना है। यहाँ नीचे मैंने जो पहली एंट्री पास की है, P&L अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मैंने सारे डेबिट कर दिए। और लॉसेस के केस में उल्टा कर दिया, ऑल लॉसेस है क्रेडिट डेबिट बैलेंस। अब यहां पे देखो आप, एसिड्स का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। तो यहां मैंने एंट्री में क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब यहां पर ये मैं आपको बता दूं लॉसेस के बारे में, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा एडवर्टीजमेंट का कुछ खर्चा है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट डेबिट बैलेंस इज आवर लॉस। तो ये हमें एसिड साइड पर दिए होते हैं। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, दैट इज व्हेन दीज आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जब ये ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे, मतलब जब हम ट्रांसफर ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि बिजनेस में वो बैलेंस शीट में आते रहें और फ्यूचर में भी, चाहे रेशो चेंज हो रही है तब भी। तो दैट केस में हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक जनरल एंट्री पास करेंगे। ये एंट्री सेम वही है जो हमने अपनी गुडविल के टाइम पर कैलकुलेशन करके निकाली थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। यहां अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स एंड रिजर्व गिवन है, तब हमारी एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। देखो एंट्री रिवर्स हो गई है दोनों केसेस में, इसमें भी और यहाँ पे भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ है फिर डेबिट हुआ है। यहाँ पे भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का रिलेशन इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। तो अब आपको मैंने थोड़ा सा व्यू दिया इसका कि जब हमें दोनों मेथड हैं तो कौन सी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब ये अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, बट हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। हम 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें ये पूरा कंसेप्ट बहुत ही आसान है, ये कंसेप्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। नाउ आई हैव टेकन फर्स्ट केस, यू कैन सी व्हेन दीज आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब जब हमने इनको ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, यानी हम पहला केस कर रहे हैं, तब हमने ओल्ड रेशियो में इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब मैंने इसमें रीजन भी लिखा है क्योंकि कई बार हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, ये एंट्री हम क्यों पास कर रहे हैं, हम दूसरे केस में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की बात क्यों कर रहे हैं। तो फॉर दैट आई हैव रिटन हियर रीजन, दीज प्रॉफिट एंड लॉसेज एंड रिजर्व्स वर मेंटेन्ड इन पास्ट बाय पार्टनर्स व्हेन द ओल्ड रेशियो एग्जिस्ट। जब हमें क्वेश्चन में आएगा कि आप इन अकाउंट्स को क्लोज कर दो या फिर आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल और करंट अकाउंट में, तब हमने ये रीजन याद कर लेना है, हमने इस रीजन को ही दिमाग में लेके आना है। इसका मतलब ये सारी चीजें प्रॉफिट लॉसेज रिजर्व्स ये सब पार्टनर्स ने पुराने टाइम पर यानी पास्ट में अर्न किए थे, मेंटेन किए थे और ये ओल्ड रेशियो में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम इसका सोल्यूशन वही करते हैं। नाउ लेट्स सी आवर क्वेश्चन। A and B are partners in 3:2. They have 60,000 in profit and loss account, 80,000 in journal reserve. On 1st April 2018, on this date, मतलब वो 1st April 2018 को डिसाइड करते हैं, they decide to change their profit sharing ratio from 3:2 to 1:1. The partner decided to distribute profit reserves before bringing the new ratio into force by closing these accounts. अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप 2, 3, 4 बार चाहे पढ़ लें। बिफोर ब्रिंगिंग इनटू न्यू रेशियो फोर्स बाय क्लोजिंग दीज अकाउंट्स, मैंने अंडरलाइन किया है।
कि आपको कैसे पता चलेगा पहले केस की एंट्री करनी है या दूसरे केस की करनी है। या तो क्वेश्चन में लिखा होगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, या फिर लिखा होगा बाय क्लोजिंग दीज अकाउंट्स। और कैसे पता चलेगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का क्वेश्चन है। यहां पर उसने आपको ए बी की पुरानी रेशो भी दी है, ए और बी पार्टनर की न्यू रेशो भी दी है, तो इसका मतलब चेंज इन प्रॉफिट रेशो का ये क्वेश्चन है। नाउ हियर यू कैन सी मैंने कुछ इंफॉर्मेशन थी जो क्वेश्चन के अंदर, उसको इस तरह से इजी फॉर्म में लिख लिया है। ए और बी की ओल्ड रेशो लिख ली है, जर्नल रिजर्व का अमाउंट लिख लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी अमाउंट लिख लिया है। अब आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं लिखा था, तो हम हमेशा एज्यूम करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस ही गिवन है। डेबिट हम तभी एज्यूम करेंगे जब डेबिट में वो दिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स दीज आर प्रॉफिट्स, और ये लाइबिलिटी साइड पे ही बैलेंस दिया होगा। तो आपको एंट्री तो पता थी जो मैंने पीछे की है। अब कैलकुलेशन सीखते हैं, पहले कैलकुलेशन कैसे करनी है। अब सबसे पहले देखो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। 1,40,000 आ गया इसका अमाउंट। इसे ओल्ड रेशो में डिवाइड करना है। मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि जब भी हमें कभी बुक्स को क्लोज करने के लिए कहा जाएगा अकाउंट्स को, तो हमने ओल्ड रेशो में पार्टनर्स में बांट देना है। तो ओल्ड रेशो क्या थी? 3:2। तो व्हेन आई डिवाइड दिस, तो हमारे पास 84,000 और 56,000 अमाउंट आया है। एंड एंट्री आपको याद होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। प्रॉफिट अकाउंट का कितना बैलेंस था? 60,000। जर्नल रिजर्व का कितना बैलेंस था? 80,000। और जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इनको ओल्ड रेशो में, इट कम्स आउट टू बी 84,000 एंड 56,000। अब मैंने जिस फॉर्मेट में बनाया है, हमेशा जर्नल एंट्री इसी फॉर्मेट में करनी है, चाहे क्वेश्चन में आपको एक ही एंट्री पास करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, अब आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है, पेपर में 1 मार्क में भी आ सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखानी है। और नेक्स्ट चैप्टर जो आप करोगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, उनमें भी ये टॉपिक कवर होंगे। तो इन सभी टॉपिक्स को बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि इनके ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट सेम है। तो अगर आपको यहां पर समझ आ रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी बड़ी इजिली ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट केस, नाउ आवर सेकेंड केस। अब आपको पहला केस बड़ी आसानी से समझ आ गया होगा, आई होप। When these are not transferred to capital account, ये हमारा सेकंड केस था, सेकंड मेथड था कि अगर हमारे ये रिजर्व, प्रॉफिट्स, लॉसेस या जितनी भी चीजें हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ी थी, इन सबको ट्रांसफर हमने नहीं करना कैपिटल अकाउंट में, तब ट्रीटमेंट क्या होगा? These accounts are not closed, मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो when these accounts were not closed, तब क्या किया जाएगा? Then we will pass adjustment entry। बैलेंस जो होंगे इनके, इसका मतलब अपीयर होंगे बैलेंस शीट में फ्यूचर में, इसीलिए उसने लिखा है कि ये क्लोज अकाउंट नहीं हो रहे हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री का जो हम पार्ट यहां पर सीख रहे हैं सिर्फ जर्नल एंट्री में, वहां सिर्फ हमने ये देखना है कि ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या चीज है। अब आपने वहां गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग वाला देखा था पॉइंट पीछे, जब मैंने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अब मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में लिखा हुआ है। ओल्ड रेशो लिखी है पार्टनर्स की, न्यू रेशो लिखी है, क्वेश्चन के अंदर रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस जो गिवन है वो लिख दिए। एंड नेक्स्ट लास्ट में एक लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यू ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ दोनों चीजें आ गई हैं। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब ये है कि आपको सेकंड केस की बात कर रहा है वो, और उसने और क्लियर कर दिया विदाउट अफेक्टिंग बुक वैल्यूज, मतलब बैलेंस शीट को बिना छेड़े, मतलब बुक्स को क्लोज नहीं करना। वी वांट दीज बैलेंसेस विल अपीयर इन फ्यूचर इन बैलेंस शीट, इसका मतलब ये है। तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अब गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग हमने पीछे देखा था इसमें कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की बात हो रही है, तो डेफिनेटली वी नीड टू फाइंड आउट गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एज यू ऑलरेडी डन दिस टॉपिक, सेक्रीफाइसिंग रेशो मैंने निकाली है यहाँ पर, मैंने यहाँ से अपने गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी निकाल लिए। अब क्वेश्चन के अंदर इसको किस तरह से डिवाइड करना है, अब वो पॉइंट रह गया। हियर यू कैन सी क्वेश्चन के अंदर रिजर्व गिवन थे 30,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 90,000। इन दोनों को ऐड करने के बाद मेरे पास कितना अमाउंट आया? 1,20,000। दैट आई विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग दीज पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। अब मैंने ए बी सी तीनों की रेशो में उसको निकाला, और साइड पे ये भी लिख लिया कि पार्टनर बी की ये गेनिंग रेशो है, पार्टनर सी की भी गेनिंग रेशो है, पार्टनर ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। इट मीन्स जो हमारा एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के लिए वो कुछ शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री अगर आपको याद हो इस केस में, एक चीज और इसमें रह गई है, हाँ, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू एज कैपिटल अकाउंट। हमारे दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हमने बी और सी हमारे गेनिंग पार्टनर हैं, उनको डेबिट कर दिया विद द अमाउंट
जो हमने उनकी रेशो में ही डिवाइड किया है यहाँ पर, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, और एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है क्योंकि ए पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। इसके उल्टा अगर हमें क्वेश्चन में लॉसेस गिवन होते या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन होता तब हम इसकी अलग से एंट्री पास करते, उसमें हम उसको उल्टा कर देते, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर। तो कंसेप्ट वही है। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत इजी लग रहा होगा। इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट एंट्रीज पास करनी है। एक और क्वेश्चन हम लेंगे इसके बाद, एक और टॉपिक है जिसमें हमें बैलेंस शीट के अंदर कुछ बैलेंसेस गिवन होते हैं। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं देन यू कैन डू इन दिस वे, जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। अगर इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर हमें बैलेंस आ जाए, जैसे हम सेकंड केस कर रहे हैं, हमें जर्नल रिजर्व भी गिवन हो, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस आ जाए, साथ में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का बैलेंस आ जाए, तो वी हैव डेबिट क्रेडिट, इस तरह से बैलेंसेस हमें दोनों तरह के बैलेंसेस गिवन हैं। अब उस केस में गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैसे करेंगे, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्वेश्चन। निकाल लेनी है जो मैंने यहाँ पर XYZ की निकाल ली है। पार्टनर X सेक्रीफाइस कर रहा है, पार्टनर Z गेन कर रहा है, सेम रेशो है, देखो 3/10 3/10। Y जो पार्टनर है उसकी रेशो नील आई है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टनर है। हमें एंट्री तो क्लियर हो गई है कि हमने एंट्री किस तरह से करनी है। नाउ वी विल हैव सेकेंड पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है 24,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन है 12,000। अब आपका डेबिट और क्रेडिट का मतलब ये है कि क्रेडिट जो है हमारा पॉजिटिव अमाउंट है एंड डेबिट इज आर नेगेटिव अमाउंट। तो मैंने इनको एक नेट इफेक्ट निकाला है माइनस करके, तो मेरे पास आंसर क्रेडिट साइड भी आ सकता है और डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। अब जिसका बैलेंस ज्यादा है, जैसे यहाँ 24,000 क्रेडिट सामने लिखा हुआ है, तो 24,000 को 12,000 में से माइनस करने के बाद हमारे पास प्लस में अमाउंट आया, यानी 12,000 आया, तो इट मीन्स हमारा क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है। तो मैंने यहाँ नेट इफेक्ट में लिख दिया क्रेडिट। अब क्रेडिट का मतलब क्या है कि हमारी एंट्री के अंदर हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को किस तरह से लिखना है। जब भी आपका अमाउंट नेट इफेक्ट का क्रेडिट में आएगा तो आपने अपनी एंट्री प्रॉफिट एंड रिजर्व वाली करनी है, दैट इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। अगर ये अमाउंट आपका डेबिट आता 12,000, सपोज उल्टा होता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 24,000 होता और प्रॉफिट एंड लॉस 12,000 होता, तब हमारे पास आंसर आता 12,000 ही, पर हमारा यहां पर जो इफेक्ट होता दैट इज अ डेबिट इफेक्ट। तब हम क्या करते, एंट्री को रिवर्स कर देते। वी विल हैव सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब आपने ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने इसमें याद रखना है, और ये क्वेश्चन आपको 3-4 मार्क्स में आ सकता है। ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट, कि इफेक्ट क्या आ रहा है प्लस माइनस करने के बाद। तो हमेशा याद रखना, जो लाइबिलिटी साइड वाले होते हैं वो क्रेडिट हैं और प्लस, और जो हमारे डेबिट साइड वाले बैलेंसेज हैं, एसेट साइड वाले, वो माइनस फॉर्म में हैं। तो हमें इनका नेट इफेक्ट जो आएगा, वो जो इंक्रीज होगा दैट इज द नेट इफेक्ट। जैसे यहाँ क्रेडिट ज्यादा है 24,000, तो हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, क्रेडिट। अगर उल्टा होता तो वी विल हैव डेबिट। अब मैंने सेम उस जैसे पिछले क्वेश्चन में इन दोनों को सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में अमाउंट को किया था, नेट इफेक्ट के अमाउंट को हम यहाँ पर बांट देंगे, क्योंकि हम इसमें अकाउंट क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बुक्स को नहीं छेड़ रहे हैं, तो हमें एक सिंगल एंट्री ही पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री। इसीलिए हम ये नेट इफेक्ट का काम कर रहे हैं यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हमने ये अमाउंट निकाल लिए, सेम ही आएंगे। Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। Z हमारा गेनिंग पार्टनर है, X हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो हमारी एंट्री क्या आई है, 3600। आपने डेट याद रखनी है, जिस इफेक्ट से ये चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ क्वेश्चन में लिखा था 1/4/2007, उसी इफेक्ट से हमने यहाँ डेट नोट करनी है। आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो गए हो। हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, इसमें 3 कंसेप्ट सीखे हैं एक तरह से। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। आप वीडियोस को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखा करो, क्योंकि इन कंसेप्ट्स को याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस यू आर क्लियर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।